आपके देखिए आपके अकाउंटिंग चैप्टर में एक सबसे बड़ा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, जिसका नाम होता है हरास। देखिए आप इसलिए लगाया क्यों जानते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं एसेट्स यानी संपत्तियाँ, जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं उन संपत्तियों से आज अगर आप बाइक निकालते हो, जैसे लेट सपोज दैट आज डेट क्या है 9/7/2023, ओके। अगर मान लो आज की डेट पे मैंने कोई बाइक निकाली, ये एक मशीन है ना, है ये निकाली 1,20,000 की, 1,20,000 की, और मैं 12/9/2024 में इसको बेचने जा रहा हूँ। कितने मंथ हो गए भाई, लगभग 1 साल से ऊपर। 1 ईयर बाद यानी 1 साल बाद जब हम इस बाइक को बेचेंगे तो कितने में बिकेगी, 1,20,000 में नहीं, इसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई ना, घट गई। अब ये 1,20,000 की बाइक 1 साल बाद कितने में बिकेगी, ये पता करने के लिए जिस प्रोसेस को लगाया जाता है, जिस प्रक्रिया को लगाया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। जैसे आप जब भी कोई बाइक, जब भी कोई 4 व्हीलर, जब भी कोई एसेट्स क्या करते हो, आप ले जाते हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, अवशिष्ट मूल्य रिफंड करने के लिए। या फिर अभी नए साल पे या बहुत सारे आप कंपनी में देखते हैं क्या कि पुरानी गाड़ियाँ लेके और कुछ नया थोड़ा पैसा लगा के नई गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो उस पुरानी गाड़ियों की कुछ प्राइस लगती है ना, वो प्राइस जिस प्रोसेस से निकाली जाती है वो प्रोसेस है डेप्रिसिएशन। ये हमेशा एसेट्स पे लगता है। आप आज खरीद के लाओ और कल बेचने जाओ तो ही उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक दिन में उसकी कीमत घटने लगी। जैसे आप शोरूम से लेके बाहर निकलोगे उसको और वापस शोरूम जाओगे तब से उसकी प्राइस क्या होने लगेगी, घटने लगी, बढ़ती नहीं है, घटने लगती है। कुछ कुछ एसेट्स हैं जिन पे बढ़ती भी है, जैसे ज़मीन। भाई पहले जो ज़मीन जिसकी कीमत 1.5 लाख की थी और अगर उसके चारों तरफ सब कुछ बन गया हो सारी फैक्ट्री, तो उसकी कीमत की ज़मीन, जो इसकी कीमत होगी ज़मीन की, वो कई गुना हो जाती है ना। तो वो अलग मैटर है। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स पे बेचने, उसको आफ्टर टाइम जब बेचा जाता है तो बेचने के टाइम पे जो उसकी प्राइस घटती है और जिस प्रोसेस से उस प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम आज की डेट में कोई बाइक खरीद रहे हैं 1,20,000 की और हम आपसे कहें कि इसको कितनी साल बाद, 8 साल बाद बेच दीजिए। कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो आप बता सकते हैं क्या कि 8 साल बाद ये कितने में बिकेगी, अनुमानता बता देंगे क्या, सही ना। चलो जिस एजेंसी से खरीद के लाए हो आप, उसी एजेंसी में वापस जाइए और उसी एजेंसी में वापस जाकर के भाई साहब एक काम करो, ये बाइक रख लो और इसकी स्क्रैप वैल्यू मुझे दे दो और इसकी बता दो कितनी होगी, फिर मैं कुछ और पैसा लगा के और एक नई बाइक निकालूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1,20,000 की जो बाइक मैंने 8 साल पहले ली थी, 8 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी, अनुमानता कोई बता दे। 1 लाख, 1,10,000, कोई एक्यूरेट नहीं है। ये डिपेंड करता है इस डेप्रिसिएशन के प्रोसेस पे। एक निश्चित दर से, एक निश्चित परसेंटेज से इस पर क्या लगता है, हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। उस निश्चित दर से जब डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है, ठीक है, तब 8 साल बाद पता लग जाता है मुझे कि 8 साल बाद मुझे उस सामान को कितने में बेचना है और कितने में हमने बेचा है। मान लीजिए अगर 8 साल बाद हम इस 1,20,000 की मशीनरी को 35,000 में बेच दिए, तो क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ? क्या आप देख के बता सकते हैं, घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ? कि घाटा हुआ तो कितने का हुआ और फ़ायदा हुआ तो कितने का हुआ? इस चीज़ को पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लगाना होगा। अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, डेप्रिसिएशन को क्या करने के लिए, पता करने के लिए मेरे पास प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं, इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे अधिक यूज़ किया जाता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड मेथड।
ये होता क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स मेथड, ज़रा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक प्रचलित विधि डेप्रिसिएशन की ये है। इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए हम एक अनुमानित मान लेते हैं, ठीक है, कि मैंने 9 तारीख को क्या करिए, एक मशीनरी खरीदी, जिसकी कीमत थी 1,50,000 की, और इस पे हर साल 10% की दर से क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन फिक्स मेथड से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिक्स मेथड से। तो अब हर साल आपको कितना चार्ज करना है, 10%। हर साल मशीनरी की कीमत कितनी घटती जाएगी, 10% घटती जाएगी, ठीक है। यानी पहले साल मशीनरी कितने की थी, कब खरीदे थे, 9/7/2023, 7 का मतलब जुलाई हुआ ना, हाँ, तो अगर हम डेट हटा लेते हैं, मंथली बस लेके चलते हैं, यानी जुलाई में, JULY, जुलाई 2023 में मैंने क्या खरीदा, 1,50,000 की मशीनरी खरीदी। तो अगर हमारे पास 2 तरीके के ईयर, पहला कैलेंडर ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर। अगर कैलेंडर ईयर होगा, यानी अगर वो जो जनवरी 1 से शुरू हो रहा होगा तो दिसंबर 31 पे ओवर होगा, और फाइनेंशियल ईयर होगा तो वो अप्रैल 1 से शुरू होगा और मार्च 31 पे ख़त्म होगा। तो लेट सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, तो जुलाई में ख़रीदा तो 31 मार्च को ख़त्म होगा ना। तो यहाँ लिखते हैं, देखो बनता कैसे है, इसमें भी जस्ट लेज़र की तरीके से कॉलम बनाए जाते हैं, लेकिन लेज़र से थोड़े से कम कॉलम होते हैं। पहला डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं इसमें। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। आप जेएफ बना सकते हो, छोटा सा पतला सा, एक छोटा सा। अब देखिए करना कैसे होता है। पहले तो कब खरीदा था हमने, जुलाई 2023 में, यहाँ लिखेंगे जुलाई 2023, ठीक है। कितने साल का बनाना है, चलिए हम ज़्यादा नहीं बनाते, 3 साल का बनाते हैं, ठीक है, 3 ईयर्स का। 3 साल बाद इस 1.5 लाख की मशीनरी की कीमत क्या होगी, यही देखना है मुझे, ठीक है। अब सबसे पहले खरीदेंगे तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की, 1,50,000, 1,50,000, ओके। 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है ना, मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर होगा तो कब ख़त्म होगा, मार्च 31 को, तो यहाँ लिखेगा मार्च 31, 2024, ओके, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए ये बाई डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, मशीन कितने की, 1,50,000 की ना, यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। 1,50,000 की मशीन थी ना, क्यों, और परसेंटेज रेट कितना था, 10% कर दीजिए। और यहाँ देखिए जुलाई से मार्च कितना महीना, जुलाई पूरा, मार्च सॉरी जुलाई हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने ना। यानी वो मशीन हमारे पास कितने महीने रही, 9 महीने। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का, इन्हें 9/12। देखिए अगर आप नोटिस करोगे तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 11,250 आ रहा है, कितना आ रहा है, 11,250। तो यहाँ हम लिख लेंगे 11,250, ब्रैकेट में लिख लीजिए 9 मंथ। तो ये आपको पता 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, वो हुआ 11,250।
50, 11,259 का। अब मुझे करना क्या है, अभी हम यहाँ निकालेंगे मार्च 31, 2024 को बाई बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन। लेजर में भी आप निकालते थे ना बाई बैलेंस CD, जस्ट लाइक दैट, उस तरीके से भी निकालना है। तो अब करना क्या, ये 1,50,000 में से 11,250 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। कितने को लेस करना है, 1,50,000 में से 11,250 को लेस करेंगे, ये आएगा 1,38,750। कितना आएगा, 1,38,750। ये हो गया हमारा। अब टोटल कर देंगे 1,50,000, 1,50,000। ये पहला साल कंप्लीट ना। अब करना क्या है, देखिए मुझे अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारा बैलेंस आया हुआ है, इस बैलेंस को हमें यहाँ ले आना है, अगले साल ट्रांसफ़र के लिए आना है। ये अगले साल आएगा, डेट हो जाए बदल जाएगी अप्रैल 1, 2024। ओके, 1 अप्रैल 2024। एंट्री क्या होगी, टू बैलेंस BALANC बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ किससे कैरी किया जाएगा, यहाँ ले आके छोड़ दिया जाएगा, ब्रॉड कर दिया जाएगा। 1,38,750, 1,38,750। अब मुझे क्या करना है, फिर 31 मार्च को, मार्च 31, 2025। अब देखो यहाँ अप्रैल और मार्च कितना महीना हुआ, जरा कैलकुलेट करके बताइएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 12 महीने ना, यानी 1 साल पूरा। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड मेथड में या स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो क्या लगता है, इस पे लगता है, जिस प्राइस पे मशीनरी को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। क्लियर। मशीनरी कितने खरीदे थे, 1.5 लाख की ना, 1,50,000 की। पहले साल तो 9 महीना रहा हमारे पास, तो इसलिए 9 महीने पे डेप्रिसिएशन लगा। दूसरे साल तो पूरा साल भर रह रहा है ना, तो 1.5 लाख पे यहाँ कैलकुलेट करते हैं। फिर सेकेंड ईयर में 1,50,000 में 10% निकालिए, 12/12, तो 12 से 12 कट जाएगा एक बार में। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ये हो जाएगा 15,000, 15,000 का। यानी दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन होगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो कितना होगा, 15,000 यानी क्या, 15,000। अब क्या करना है, फिर मुझे इधर वाले में से डेप्रिसिएशन को घटा देना है। जो आएगा वो हमारा आएगा 31 मार्च 2025 को बाई बैलेंस CD आएगा। 1,38,750 में से क्या कर देना है आपको, 15,000 को लेस कर देना है, घटा देना है। ये आएगा 1,23,750। बात समझ में। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि जो डेप्रिसिएशन है हमारा, वो अगर हम किससे लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं, तो हर बार डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे, जो मशीनरी जितने की खरीदी गई थी पहली वाली, ठीक है, उस पे लगाएंगे। बात सबको समझ में आई, कोई डाउट, एनीवन, है ना। जब भी जैसे अब ये तो हमने 2 साल का बनाया, ठीक है, करना क्या होता है, डेप्रिसिएशन घटाना होता है। जो मशीन की प्राइस होगी डेबिट साइड में, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे, अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीन की प्राइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, जैसे देखिएगा, कोई भी बाइक होती है उसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, एक अनुमानित जीवन काल होता है, 15 साल, 18 साल, ठीक है। यानी बाइक जो होगी 15 साल बाद उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। अगर खूब नई भी आप रखे रहेंगे, चलती होगी, खूब बढ़िया होगी, लेकिन फिर भी उसकी जो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो कबाड़ के भाव में बिकेगी 2,000, 3,000, 4,000 में, है ना। तो वो उसकी मतलब अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से देखिए तो कि उसकी एस्टिमेटेड टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन। दूसरा इसका प्रचलित मेथड जो होता है, पहला मेथड आप समझ गए,
सबको। दूसरे मेथड की बात करते हैं इसके। क्या मुस्कान? तीसरे साल बना आप बना सकते हो, तो जब कोई चीज़ समझ में आएगी तो आप बना नहीं लोगे। क्या मुस्कान, क्या करेगा रे तू? नाउ चलिए, डिग्री कहाँ है जी? अच्छा भाई, ये प्रधानमंत्री मोदी से कम नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड मेथड जो हमारा है वो है रिटन डाउन वैल्यू और मेथड, यानी क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति। अब ये क्रमागत ह्रास पद्धति क्या होता है? इसमें भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक मशीन खरीदी जाएगी, इसमें भी एक दर दिया होता है, इसमें भी एक समय दिया होता है। बस इसके निकालने का जो तरीका होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से थोड़ा सा अलग होता है। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप साल में बढ़ते जाते हो, जैसे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो आप किस पे निकालते हो? परसेंटेज डेप्रिसिएशन किस पे निकाला जाता है? जितने की मशीन खरीदी थी उतने पे ना। शुरू पहली बार जितने में मशीन खरीदी थी, यानी हर साल जो फिक्स होता है वो किस पे होता है? जितने में मशीन खरीदी गई थी उस पे। लेकिन क्रमागत ह्रास पद्धति में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी अगर मैं इस एग्जांपल में आपको समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए कि हमने 1 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी जुलाई में खरीदे थे ना, इसको चेंज कर लीजिए, जुलाई कर लेते हैं। जुलाई 1, 2023 को हमने एक मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 1,50,000 की, 1,50,000। इस पर डेप्रिसिएशन निकाला गया था, तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का आया था 11,250। मैंने 1,50,000 में 11,250 घटा दिया तो आया 1,38,750, यानी 1,38,750। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक तो सही है। ये बैलेंस जब अगले साल आएगा तो देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से आप निकाल रहे थे तो दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन निकाला गया था वो किस पे निकाला गया था? जितने पे मशीनरी खरीदी गई थी उस पे। लेकिन जब आपका प्रोसेस बदल जाएगा, मेथड बदलेगा, जब हम अब कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, यानी हिंदी होती है क्रमागत ह्रास पद्धति। तो अब डेप्रिसिएशन यहाँ जो लगेगा वो बैलेंस पे निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ ये सब कुछ बदल जाएगा। अब देखिए दूसरे साल मशीन की कीमत कितनी है? 1,38,750। तो अब जब हम किससे लगाएंगे? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाएंगे, तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड नहीं लगाया जाता है। तब मशीन की शुरुआत वाली कीमत पे नहीं लगाते हैं। तब जो बैलेंस आया होता है, जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद क्या आता है? बैलेंस आता है, उस बैलेंस पे निकालते। तो बैलेंस कितना आया था? 1,38,750। अब हम क्या करेंगे? 1,38,750 का 10% निकालेंगे 12 महीने का। देखिए इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको इस डेट के महीने को कैलकुलेट करके निकालना होता है। 38,750 का जब हमने 10% निकाला तो वो आएगा 13,875 रुपये। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से जब लगा रहे थे, जब स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे थे तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था? 15,000 आ रहा था ना। लेकिन अब जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगाया गया है तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 13,875। अब यहाँ लिखेंगे 13,875। ठीक, अब क्या करना है? इधर वाले में से मुझे इसको क्या कर देना है? लेस कर देना है, घटा देना है। यानी 1,38,750 में से आपको क्या कर देना है? 13,875 घटा देना है। ये अब घटाओगे तो यहाँ कीमत आएगी 1,24,875। ठीक है,
1,24,875। अब देखो क्या हो गया, नहीं 1,24,875, ठीक। और जब तीसरे साल आओगे तो तीसरे साल मशीन की का कीमत कितनी हुई, 1,24,875। अब तीसरे साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, क्यों, क्योंकि हम किस मेथड से चल रहे हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से चल रहे हैं। और जब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से लगाया जाता है तो मशीन के डेप्रिसिएशन को किस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो हमारा बैलेंस आया होता है उस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। ये दो मेथड हमारे डेप्रिसिएशन के प्रचलित मेथड होते हैं। बाकी के 11 मेथड का यूज़ किया जाता है लेकिन थोड़ा सा लाइटली यूज़ किया जाता है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कोई दिक्कत, मानशो, दिव्यांशो, अब आपको बस दो चीज़ याद रखनी है। पहला तो क्वेश्चन किस मेथड से कह रहा है, ठीक है, पहला किस मेथड से आपको लगाना है, दूसरा ये परसेंटेज और वो टाइम। कभी कभी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये कहेगा कि अभी तो हम मान लो कि 1 जुलाई को ख़रीद ले रहे हैं तो ये तो महीना पूरा हो रहा है ना, कभी कभी ये महीने के बीच में ख़रीदता है, जैसे 13 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, 29 जुलाई। तो जुलाई में कितना दिन, अगर 29 को ख़रीदोगे तो जुलाई में कितना दिन, 2 दिन ना, जुलाई 31 का होता है। तो वहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का छोटा बस निकालते इसी प्रोसेस से हैं, निकालते इसी प्रोसेस से हैं, बस हैं बता रहे हैं, निकालते इसी प्रोसेस से हैं, बस जानते क्या बदल जाता है। यहाँ अगर महीने से निकालते हैं तो यहाँ मंथ से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, जैसे अगर 9 महीने का होता है तो 9/12 कर लेते हैं, 3 महीने का होता है तो 3/12 कर लेते हैं महीने से। जब डेट वाइज देगा तो एक साल में कितने दिन, 365 दिन, ठीक है। तब हमें क्या करना होता है, उसना डेट कैलकुलेट, में से मान लो अगर हमने खरीदा 17 जुलाई को और मार्च बंद हो रहा है मार्च 31 को, तो ज़रा 17 जुलाई से मार्च 31 कितना दिन हो रहा है गिनिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जुलाई में कितना दिन, कितना दिन बच गया, 17 का ही ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक, 14 दिन ना। जुलाई में 14 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। अब इन सारे दिनों को जोड़ दीजिए और जितना आएगा उसमें 365 से भाग दे दीजिएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में, जब डेट के हिसाब से निकालेगा तब, क्लियर।